अस्सलाम वालेकुम। कैफ 2 लेक्चर नंबर 31 लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कल हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर एक यूजर, एक कंज्यूमर किसी शय को लगातार इस्तेमाल करना शुरू करे तो प्रोडक्ट का हर आने वाला यूनिट उससे पहले वाले यूनिट के मुकाबले में कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, कम यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। दैट वाज द एसेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और हमने उसकी जो पोटेंशियल रीजन थी उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि इस लॉ के पीछे बेसिकली ह्यूमन नेचर इन्वॉल्व है कि जब हम किसी चीज को लगातार इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, हमारे अंदर उस शय को इस्तेमाल करने की विश कम होती जाती है। बेसिकली किसी चीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन डायरेक्टली रिलेट करती है हमारी विलिंगनेस के ऊपर कि हमारे अंदर उस शय को कंज्यूम करने की कितनी अर्ज मौजूद है, कितनी स्ट्रॉन्ग विश मौजूद है। किसी शय को इस्तेमाल करने की जितनी स्ट्रॉन्ग विश हमारे अंदर मौजूद होगी, उतनी ही उस शय की सेटिस्फेक्शन हाई होगी। सो जब कंज्यूमर लेट्स से पानी का पहला गिलास कंज्यूम करता है तो उसकी प्यास की शिद्दत कम हो जाती है। जब प्यास की शिद्दत कम होगी तो पानी को कंज्यूम करने की जो विश है वो भी कम हो जाएगी, और जो पानी को कंज्यूम करने की विश कम होगी उससे पानी के नेक्स्ट गिलास की यूटिलिटी वो भी कम हो जाएगी। सो बेसिकली लेसर यूटिलिटी के पीछे ह्यूमन नेचर है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसी एक चीज के मुताल्लिक था। तो हमने कहा था कंज्यूमर रैशनल है, अक्लमंद है, तो एक ही शय को लगातार इस्तेमाल करते जाना ये अक्लमंदी के खिलाफ है कि एक बंदा एक ही शय को लगातार इस्तेमाल करता जा रहा है। तो उसके लिए उसको फिर रिमूव करने के लिए है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी डेफिनेशन है द टोटल सेटिस्फेक्शन from a given amount is maximum when it is spent on various goods such that the marginal utility of each of last unit of each product, good, commodity becomes के किसी गिवन अमाउंट से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब मिलेगी जब आप उसे एक से ज्यादा चीजों के ऊपर खर्च करें। और खर्च भी किस तरह से करना है कि आप जितनी भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हर चीज का जो आखिरी यूनिट होगा उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाए, तब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के ऊपर होगा। एक से ज्यादा चीजों के ऊपर क्यों खर्च करना है? हम होटल वगैरह पे जाते हैं और अपनी मर्जी का खाना ऑर्डर करते हैं। ऑन एवरेज एक बंदे के लिए खाना 1000 रुपए के अंदर आ जाता है आराम से, क्योंकि हमारे खाने की एक कैपेसिटी है। हमारा स्टमक तकरीबन 1.5 से 2 किलो फूड को स्टोर कर सकता है, हैंडल कर सकता है। अगर वो बंदा बुफे डिनर पे चला जाए, बुफे डिनर पे भी उसके खाने की कैपेसिटी बढ़ नहीं जाएगी, स्टमक कैपेसिटी सेम रहेगी। इट मींस वो उतना ही खाना खा सकेगा जितना वो इंडिविजुअली सिंगल डिश ऑर्डर पे खा रहा है। लेकिन बुफे का अगर आप रेट देखें तो बुफे का रेट 2000, 2500 या इवन 3000 तक होता है।
रीजन, जब एक पर्सन ने सेम क्वांटिटी कंज्यूम करनी है तो फिर बुफे का रेट ज्यादा क्यों? रीजन क्या है? बुफे के अंदर मल्टीपल टाइप की डिशेस ऑफर की जाती हैं, 20, 30, 50, समटाइम 80 डिशेस एक बुफे में होती है। सो जितनी ज्यादा वैरायटी इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही ज्यादा उन चीजों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन होगी, और जितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी उतनी ही ज्यादा प्राइस रेस्टोरेंट आपसे चार्ज करेगा। दैट्स वाई बुफे डिनर का रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल डिनर के। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, और चले मल्टीपल चीजों पे तो स्पेंड कर ली अमाउंट। ये क्या बात हुई कि हर शय का जो आखिरी यूनिट है उससे मिलने वाली यूटिलिटी बराबर होगी तो ही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। हम अज्यूम कर लेते हैं एक कंज्यूमर के पास इनकम है 5 यूनिट्स, वो दो कमोडिटीज खरीद रहा है, X और Y। X की प्राइस 1 है, Y की प्राइस भी 1 है, दोनों कमोडिटीज की प्राइस 1 है। यहां लेते हैं प्राइस, यहां सॉरी नॉट प्राइस, यहां लेते हैं क्वांटिटी, यहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। अगर वो पर्सन अपनी सारी इनकम X के ऊपर लगा दे, इनकम है 5 यूनिट्स, X है 1 रुपी की, इट मीन वो X के 5 यूनिट खरीद सकता है, 1, 2, 3, 4 and 5। लेट्स से X के पहले यूनिट से यूटिलिटी मिलती है 10। अगर X का ही दूसरा यूनिट कंज्यूम करे तो जाहिर बात है मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलेगी 10 की निस्बत, दूसरे से मिल गई 8। X का तीसरा यूनिट कंज्यूम करे, मार्जिनल यूटिलिटी और कम 6, फिर 4 और 5वें यूनिट पे आके 2। इसी तरह अगर वो अपने सारे पैसे Y के ऊपर लगा दे, Y की प्राइस भी 1 है, वो Y के 5 यूनिट खरीद सकता है। Y के पहले यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी मैं अज्यूम कर रहा हूं 8 है। क्यों? X और Y दो अलग अलग कमोडिटीज हैं, इनकी यूटिलिटी सेम नहीं होगी। Y की यूटिलिटी ज्यादा भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि X से कम ही हो, लेकिन एटलीस्ट X से डिफरेंट होगी, या कम या ज्यादा। मैंने अज्यूम किया है कि Y के पहले यूनिट की यूटिलिटी है 8, तो अगर Y का ही दूसरा यूनिट कंज्यूम करेगा यूटिलिटी कम मिलेगी 6। अगर Y का ही तीसरा यूनिट कंज्यूम करे मजीद कम, Y का चौथा यूनिट कंज्यूम करे यूटिलिटी और कम, और 5वां यूनिट कंज्यूम करे यूटिलिटी और कम। अब इस कस्टमर के पास चॉइस क्या है? एक चॉइस तो ये है कि ये सारे यूनिट X के खरीद ले, दूसरी चॉइस ये है ये सारे यूनिट Y के खरीद ले, इसके अलावा चॉइसेस ये हैं कि ये दोनों को मिला के खरीद ले। यहां ले लेते हैं यूनिट्स ऑफ X, यूनिट्स ऑफ Y, और यहां टोटल यूटिलिटी। पहली ऑप्शन क्या है? X के 5 यूनिट ले ले, Y के 0 यूनिट ले, Y का कोई यूनिट ना ले। कितनी यूटिलिटी मिलेगी? पहले से 10, दूसरे से 8, मिलके 18, 18 और 6 24, 28, 30। अगर वो सारे यूनिट X के खरीद ले तो उसे टोटल यूटिलिटी मिलेगी 30। दूसरी ऑप्शन, Y का 1 यूनिट कर ले, X के 4 यूनिट कर ले, यानी कि ये 4 यूनिट X के और 1 Y का। X के 4 यूनिट्स की यूटिलिटी 28 और Y के यूनिट की यूटिलिटी 8। 28 प्लस 8 ये हो गई
36। तीसरी ऑप्शन क्या है, y के 2 यूनिट ले ले, x के 3 यूनिट ले लो। x के 3 यूनिट्स की यूटिलिटी 28, सॉरी इतनी आएगी 24, और y के 2 यूनिट्स की यूटिलिटी 14, 24 एंड 14 30। चौथी ऑप्शन 3 यूनिट y के, 2 यूनिट x के। x के 2 यूनिट ले ले, y के 3 यूनिट ले ले। x के 2 यूनिट्स की यूटिलिटी 18, y के 3 यूनिट्स की यूटिलिटी 18, दोनों को ऐड किया 36। पांचवी ऑप्शन 4 यूनिट y के, 1 यूनिट x का। x का 1 यूनिट, y के 4 यूनिट। y के 4 यूनिट्स की यूटिलिटी 20, x के 1 यूनिट की 10, मिलके हो गई 30। और अगर सारे यूनिट y के ले ले, x के 0 कर दे, तो टोटल यूटिलिटी 20। ये वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जो ये कंज्यूमर अवेल कर सकता है अपनी इनकम के अंदर रहते हुए। अब देखते हैं किस कॉम्बिनेशन पे आके उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है। वो कॉम्बिनेशन बनता है तीसरा। यहां पे इसकी टोटल यूटिलिटी है 38, और इस 38 पे वो खरीद क्या रहा है, 3 यूनिट x के खरीद रहा है, 2 यूनिट y के खरीद रहा है। 3 यूनिट x के, 2 यूनिट y के, तो यही तो ये लॉ कहता है। पहली बात कि किसी अमाउंट से आपको मैक्सिमम यूटिलिटी तब मिलेगी जब आप उसे एक से ज्यादा चीजों के ऊपर खर्च करें। तो ये 2 चीजों के ऊपर खर्च कर रहा है, क्योंकि सिंगल अगर x पे लगाएगा तो टोटल यूटिलिटी 30 मिलेगी, अगर y पे लगाएगा तो टोटल यूटिलिटी 20 मिलेगी। तो एक से ज्यादा चीजों के ऊपर लगाएगा, टोटल यूटिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और किस तरह से लगाए कि आखिरी यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाए। ये x के 3 और y के 2 यूनिट खरीद रहा है, x के तीसरे यूनिट की यूटिलिटी है 6, y के दूसरे यूनिट की यूटिलिटी है 6। यही ये लॉ कहता है कि आपने कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाना है कि हर कमोडिटी का जो आखिरी यूनिट है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाए, तब कस्टमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के ऊपर होगा। तो हमने इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ x is equal to marginal utility of second unit of y। x के तीसरे यूनिट की यूटिलिटी y के दूसरे यूनिट की यूटिलिटी के बराबर है, तो कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है 38। अगर डायग्राम से शो करना हो, 2 पैनल डायग्राम बनेगी और साथ साथ बनेगी। इधर क्वांटिटी और ये क्वांटिटी y, इधर क्वांटिटी, इधर क्वांटिटी x, इधर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। 2, 4, 6, 8, 10, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। दोनों का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x का भी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y का भी। x का ग्राफ ड्रॉ किया, पहले यूनिट की यूटिलिटी है 10, तीसरे की 6, पांचवें की 4।
ये आ गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। वाई का ड्रा करते हैं, पहले की 8, दूसरे की 6 एंड सो ऑन। तो एज पर दिस लॉ इक्विलिब्रियम कहां पे हो रहा है कंज्यूमर को? इस पॉइंट पे, जहां दोनों प्रोडक्ट्स के आखिरी यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी 6 है। तो कंज्यूमर करेगा क्या? वो 3 यूनिट परचेज करेगा x के और 2 यूनिट परचेज करेगा y के, और इस तरह से कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के ऊपर होगा। डायग्राम में देखते हैं कि अगर हमने मैथमेटिकली तो देख लिया है कि सेकंड ऑप्शन के अलावा कंज्यूमर कोई सा भी ऑप्शन ऑप्ट करे तो उसकी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी, मतलब वो लूज करेगा। डायग्राम से चेक करते हैं। अगर कंज्यूमर अपनी x का 1 यूनिट कम कर दे, क्या होगा? इतनी यूटिलिटी उसे छोड़नी पड़ेगी। जारी बात है, x का 1 यूनिट कम करेगा तो यूटिलिटी कम हो जाएगी, थर्ड यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाएगी। x के थर्ड यूनिट से यूटिलिटी मिल रही है 6, तो उसने लॉस किया 6 यूटिल्स का। यूटिलिटी के 6 यूनिट्स उसके लॉस हो गए। बदले में मिलेगा क्या? वो y का एक एक्स्ट्रा यूनिट हासिल करेगा। यहां से उसको गेन किसका आया? 4 का, क्योंकि y के तीसरे यूनिट की यूटिलिटी है वो 4 है। सो अगर वो अपना कॉम्बिनेशन चेंज करता है तो उसका गेन कम है, लॉस ज्यादा है। सो कंज्यूमर को चाहिए कि अपना कॉम्बिनेशन चेंज ना करे, अपना कॉम्बिनेशन सेम रखे। किस तरह से सेम रखे? कि हर कमोडिटी, हर प्रोडक्ट के आखिरी यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाए। अब यहां हमने एक बहुत बड़ी असम्पशन ली है कि तमाम चीजों की प्राइस बराबर है। x की प्राइस भी 1 है, y की प्राइस भी 1 है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, चीजें मुख्तलिफ प्राइसेस की होती हैं। तब क्या करें? तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक फार्मूला है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करें, बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां होगा? हम रेशो निकाल लेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए। यानी कि 1 रुपए में आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए, कि आपको ए के ऊपर लगाए गए पैसों में से 1 रुपए के बदले में कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसे बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी ओवर प्राइस ऑफ बी। कि आपने कमोडिटी बी के ऊपर जो पैसे लगाए हैं उन पे लगाए गए हर रुपए के बदले में कितनी यूटिलिटी मिल रही है। It should be equal to marginal utility of product C over price of C. It should be equal to marginal utility of product X over price of X. कि आपने जितनी भी कमोडिटीज गुड्स परचेज की हैं सब की रेशो निकाल लें कि हर कमोडिटी के ऊपर आप जो पैसे लगा रहे हैं तो 1 रुपए के बदले में आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है। जब हर प्रोडक्ट के ऊपर लगाए गए पैसों से हर रुपए के बदले में आपको बराबर यूटिलिटी मिले तो समझिए कस्टमर इक्विलिब्रियम में है, मैक्सिमम गेन कर रहा है। हर रुपए से बराबर यूटिलिटी क्यों मिले? वजह क्या है? हमारी जेब में जो पैसे मौजूद हैं, हमारी जेब में जो मनी, जो करेंसी मौजूद है, उसके हर यूनिट की वैल्यू बराबर है, उसके हर यूनिट वैल्यू में सेम है। जब हर यूनिट की वैल्यू सेम है तो फिर उससे मिलने वाली यूटिलिटी वो भी सेम होनी चाहिए, उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप
फॉर एग्जाम्पल हम किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे जाते हैं, ड्रिंक की प्राइस 40, मार्जिनलिटी 200, प्राइस 70, मार्जिनलिटी 350, सैंडविच प्राइस 300, मार्जिनलिटी 100। इन सब की रेशो निकाल के देखते हैं। ड्रिंक की यूटिलिटी 200, प्राइस 40, रेशो आई 5:1। प्राइस की यूटिलिटी 350, प्राइस 70, रेशो आई 5:1। सैंडविच की प्राइस 300, यूटिलिटी 1500, रेशो आई 5:1। यानी कि हम जितनी भी चीजें खरीद रहे हैं उन पे लगाए गए हर रुपए के बदले में हमें 5 यूनिट्स यूटिलिटी मिल रही है। यही ये लॉ कहता है कि कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में आएगा जब उसे अपने खर्चे हुए पैसे के हर यूनिट के बदले में बराबर यूटिलिटी मिले, बराबर सेटिस्फैक्शन मिले। दैट इज कॉल्ड necessary condition for consumer equilibrium। consumer equilibrium के लिए ये necessary condition है, लाजमी कंडीशन है कि उसे अपने लगाए हुए पैसों के हर यूनिट के बदले में बराबर यूटिलिटी मिले। वजह क्या है? हमारे पैसे बराबर हैं, हम उन्हें अर्न करने के लिए मेहनत बराबर करते हैं, उन पैसों की वैल्यू बराबर है, तो फिर उनसे मिलने वाली यूटिलिटी वो भी बराबर होनी चाहिए। ये है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी असम्पशंस वही हैं जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की थी। अब आते हैं इस लॉ की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। पहली, गाइडेंस फॉर कंज्यूमर्स। ये लॉ कंज्यूमर को गाइड करता है कि खर्चा किस तरह से करना है, बाइंग किस तरह से करनी है, और किस तरह से गाइड कर रहा है, अपने लगाए हुए एक एक रुपए के बदले में सेम यूटिलिटी हासिल करो, क्योंकि तुम्हारे पैसे बराबर हैं तो उनसे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन वो भी बराबर होनी चाहिए। दूसरा, गाइडेंस फॉर प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स को भी गाइड करता है। कैसे गाइड करता है? जिस शेयर की यूटिलिटी ज्यादा है महंगी सेल करो, और जिस शेयर की यूटिलिटी कम है उसे सस्ता सेल करो। फॉर एग्जाम्पल, ये सीलिंग फैन, एयर कूलर, एसी और इन्वर्टर एसी, सबका काम ठंडी हवा देना है। लेकिन सीलिंग फैन 3000-4000 का मिलता है, एयर कूलर 10,000 का, नॉर्मल एसी 50,000 का, 1 टन की बात कर रहा हूँ, और इन्वर्टर एसी कोई 80,000 रुपए का। हालांकि सबका काम ठंडी हवा देना है। वजह क्या है? सीलिंग फैन सिर्फ हवा देगा, हवा को प्रोसेस नहीं करेगा, ठंडा नहीं करेगा, बस कमरे की मौजूदा हवा को घुमा देगा। एयर कूलर सस्ता है। ये एयर कूलर हवा को खाली घुमाएगा नहीं, वो उसे ठंडा भी करेगा पानी से गुजार के, तो एयर कूलर के चार्जेस ज्यादा, कोई 3 गुना। एसी क्या करेगा? एसी कमरे की ह्यूमिडिटी लेवल को भी कंट्रोल करेगा, प्लस ये एयर को थ्रो नहीं करेगा बल्कि एयर को ठंडा कर देगा, सिर्फ ठंडा करके रोटेट करेगा, तो उसकी प्राइस ज्यादा 50,000। और इन्वर्टर एसी वही काम करेगा लेकिन साथ साथ आपका बिजली का बिल भी कम बनाएगा, उसकी प्राइस 80,000। सो ये लॉ गाइड करता है आपके प्रोड्यूसर को कि जिस शेयर की सेटिस्फैक्शन ज्यादा है उसकी हाई प्राइस चार्ज करो,
यही वजह है बूफे की प्राइस भी ज्यादा होती है कि बूफे की सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। हर शय का जो आप पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं उसकी यूटिलिटी हमेशा मैक्सिमम होती है। तो बूफे में कंज्यूमर यही करता है, एक एक दो दो पीस लेता है हर तरह की चीज के। तीसरा, गाइडेंस फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। ये लॉ फाइनेंस मिनिस्टर को भी गाइड करता है। किस तरह से? फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स लगाना होता है, अब टैक्स किसके ऊपर लगाए? तो ये लॉ गाइड करता है कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए पैसे की यूटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, सो रिच लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाओ और पुअर लोगों के ऊपर कम टैक्स लगाओ। वजह क्या है? पुअर के लिए पैसे की यूटिलिटी ज्यादा है, नहीं होनी चाहिए। पुअर पर्सन के लिए पैसे की यूटिलिटी ज्यादा है तो वो इजीली पे नहीं कर सकेगा। रिच पर्सन के लिए पैसे की यूटिलिटी कम है, वो टैक्स इजीली पे कर देगा। तो ये इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इस लॉ की। इस लॉ की शॉर्टकमिंग्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की। यूटिलिटी इज अ फीलिंग not measurable in units। यूटिलिटी तो एक फीलिंग का नाम है, सेटिस्फेक्शन का नाम है। तो सेटिस्फेक्शन को आप नंबर्स की फॉर्म में किस तरह नाप सकते हैं? दिमाग वाले में कोई यूटिलोमीटर तो नहीं लगा हुआ जो डिफ्लेक्शन दे के वोल्ट मीटर की तरह, एम्पियर मीटर की तरह शो कर दे कि इतनी यूटिलिटी मिल रही है। सो यूटिलिटी को नंबर्स की फॉर्म में नापना मुमकिन नहीं है। दूसरा, कंटिन्यूअस कंजम्पशन इज अगेंस्ट रैशनैलिटी। हमने कहा था कंज्यूमर रैशनल है, अक्लमंद है, तो किसी शय को लगातार इस्तेमाल करते जाना ये अक्लमंदी के वैसे ही खिलाफ है। तो ये काम तो कोई अक्लमंद बंदा कभी नहीं करेगा कि उसे यूटिलिटी नहीं मिल रही और वो फिर भी शय को कंज्यूम करता जा रहा। तीसरा, कंज्यूमर मे बी इग्नोरेंट। हो सकता है कंज्यूमर वैसे ही लापरवाह हो कि वो रैशनल तो है, अक्लमंद तो है, लेकिन वो वैसे लापरवाह है कि अपने पैसे से मैक्सिमम यूटिलिटी, अपनी अमाउंट से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं लेना चाहता। और आखिरी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कंज्यूमर्स टू ऑलवेज मेक प्रिसाइज कैलकुलेशंस। हमने तो टेबल बना के देख लिया था कि किस कॉम्बिनेशन के ऊपर कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लेकिन कंज्यूमर हमेशा इस काबिल नहीं होता कि बड़ी कॉन्शियस और प्रिसाइज कैलकुलेशंस कर सके कि उसे किस कॉम्बिनेशन से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। तो ये इस लॉ की शॉर्टकमिंग्स है। यहां तक हमारी कार्डिनल अप्रोच एंड हो जाती है। कल के लेक्चर से हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। अल्लाह हाफ़िज़।